तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी टॉपिक बात करें, सीटेट में बार बार क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर एक बेसिक तौर पर आप देखेंगे तो उसको भी याद कर पाएंगे, साथ में ट्रिक के माध्यम से आपको भी बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत से कोचिंग के एनालिसिस किए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखते ही मतलब दिमाग में सेट हो रहा, ऐसी प्रक्रिया आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, कोचिंग में बड़े प्लेटफार्म से पढ़ना या छोटे प्लेटफार्म से मायने वो नहीं रखता है। मायने रखता है कि मैं किस तरह क्वेश्चन को मतलब देखते ही हल करूं। ये आपके तरीका आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार है तो करिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जीन पियाजे महोदय, जैसे इनके बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है क्योंकि समय कम है और समय कम में आपको दिखाना है। ठीक है, तो जीन पियाजे महोदय जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1896 में हुआ था। ठीक है, और ये एक बड़े चिकित्सक भी थे, आप सभी लोग जानते हो इनके बारे में कुछ बताने। एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जो अपने आसपास के जितने भी बच्चे थे ना, उनके पास फैमिली या फिर आस पड़ोस के बच्चे, उन पर इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो इनके तो वैसे डीपली पढ़ा जाए तो कई सिद्धांत है, जैसे विकासात्मक सिद्धांत, अवस्थात्मक सिद्धांत। ठीक है, वो सब चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ये ध्यान देना है कि सीटेट में जो क्वेश्चन क्रैक करना है तो कैसे करें और कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जीन पियाजे महोदय के 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, जीन पियाजे महोदय जो क्वेश्चन अब आने की संभावना है वो कौन से क्वेश्चन है। तो देखो, अब जो ये 5 शब्द अगर आप याद कर लेते हो, ये 5-6 शब्द अगर आप याद कर लेते हो, तो बस आपका काम यहाँ से तो एक क्वेश्चन हो ही गया, कंफर्म समझिए कि हो गया। ठीक है, अब ये 5-6 शब्द क्या है, देखिए। तो जीन पियाजे महोदय ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कौन सा? संज्ञानात्मक, मैंने टाइपिंग नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनमें कई अवस्थाएं भी बताया था। उन अवस्थाओं से पहले एक व्यक्ति को, एक बच्चे को कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, और टीचर्स कैसे उसको मतलब कंप्रोमाइज़ करे, कैसे कक्षा में पढ़ाए, कैसे बच्चा टीचर के प्रति आसक्त रहे। ये सब बातों पर देखने के बाद इनकी कई ऐसी बातें जिनको ध्यान देना, जैसे देखो, अनुकूलन, संतुलन, आत्मसात्कार, समायोजन और स्कीमा, ये 5-6 शब्द तो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब अनुकूलन क्या होता है? तो देखो, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। ठीक है, जहाँ जैसा वातावरण हो उसके अनुसार अपने आप को ढालना क्या है? अनुकूलन है। ठीक, सिंपल। देखो, बातें तो बड़ी बड़ी मैं शॉर्टकट कर दिया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, संतुलन क्या होता है? आत्मसत्कार और समायोजन के बीच की क्रिया। आत्मसत्कार और समायोजन क्या होता है? तो देखो, ये बात नीचे याद करोगे तो ये वाली प्रक्रिया आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली जैसे देखो, आत्मसत्कार क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। मतलब जो भी आप अध्ययन करते हो तो कोई पुरानी चीज़ है, ठीक है, उसको नई चीज़ जब भी मिलती है तो उसमें क्या करते हैं? इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या होता है? उसको आत्मसात्कार बोलते हैं। ये चीज़ कभी भी दिमाग में इसको भूलिएगा मत। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या है? आत्मसात्कार है। समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। मतलब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, पूर्व ज्ञान जो है उसमें परिवर्तन करके फिर नया जो वातावरण है उसमें तालमेल बैठाना क्या है? समायोजन है। तो देखो, अब इसकी बीच की क्रिया संतुलन कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? संतुलन। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं, साथ में पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठा रहे हैं, तो दोनों क्रिया के बीच की क्रिया संतुलन कहलाएगी। ये बात जरूर याद करिएगा। तो चारों बातें आप लोग ध्यान दे रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, टीचर मोटिवेशन स्क्रीनशॉट फ्री में देता है। स्कीम क्या होता है और स्कीमा क्या होता है? ठीक है, स्कीम जो व्यवहारों का जो संबंध होता है, जो आप भी व्यवहार करते हो, तो जो क्रिया करते हो व्यवहार के माध्यम से, जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है वही स्कीम होता है। स्कीमा जो होता है शरीर के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं होती है, जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिसमें शारीरिक कार्य होता है, तो स्कीमा होता है। ठीक है, तो स्कीम्स ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कीम वाला ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट तड़ाक से तुरंत ले लीजिएगा। टीचर मोटिवेशन की तरफ से आप ये टॉपिक कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आइए, जीन पियाजे महोदय की थ्योरीज जो है, 4 दी दिए सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद कर लीजिएगा। वैसे मैं लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन अपने टॉपिक में याद करिए कि पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है जीन पियाजे महोदय ने। ठीक है,
ठीक है। पूछा जाए कहाँ के, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जो बच्चों पर अध्ययन किए थे, ठीक है। इतनी बात याद करिए। अब इनकी 4 अवस्था है, संवेदी अवस्था, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो मैं दोनों चीज़ पढ़ाता हूँ, ट्रिक भी पढ़ाऊँगा, साथ में बेसिक भी पढ़ाऊँगा। और इससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा तो एक बार मुझे बोलिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आ गया है, तो उसके बाद मैं इस पर चर्चा करूँगा। बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता, पीछे क्वेश्चन उठा के देखिएगा जिन पे अजय महोदय का, तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रिक को कैसे याद करें, इस ट्रिक को याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ, इस ट्रिक को जरूर याद करिएगा। देखो ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पर सब पढ़ो मूर्ख औरत, ठीक है, क्या पढ़ो, सब पढ़ो मूर्ख औरत। तो देखो सब में संवेदी गामा से होता है, पढ़ो में पूर्व संक्रियात्मक और मूर्ख से, मूर्ख संक्रियात्मक और से औपचारिक अवस्था। चारों याद होगा कि नहीं? बहुत अच्छी ट्रिक है, अब जबरदस्त ट्रिक है, ये आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब आओ वही ट्रिक आप यहाँ पर देख लो। देखो संवेदी गामक अवस्था, तो सब पढ़ो मूर्ख औरत, कैसे, सब पढ़ो मूर्ख औरत, ठीक है, औपचारिक या अमूर्त, तब भी याद कर लोगे। औरत से अमूर्त भी कर लो, औपचारिक भी कर लो, तब भी याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, तो संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है। देखो इस अवस्था में 4 शब्द आपको याद करना है, इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, वस्तु स्थायित्व की अवस्था, ठीक है। ये आप लोग याद करिएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, देखो इंद्रिय गामक अवस्था का मतलब क्या, अपने इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, सिंपल शब्द, छोटा शब्द याद करिए, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था क्या आता है, जो बच्चे का संवेग होता है, संवेग के माध्यम से बच्चा सीखता है। सेंसरी मोटर क्या था, सेंसरी मतलब ऐसे याद करें, सेंसरी में सेंस में सेंस क्या है, मतलब माइंड, मस्तिष्क, ठीक है, इसके माध्यम से सीखता है। और वस्तु स्थायित्व का मतलब कि बच्चा छोटा जब होता है, शैशवावस्था के अवस्था में होता है, तो बच्चा क्या करता है, कोई भी वस्तु देखता है तो उसमें स्थायित्व बना लेता है, उसको देखते ही इंट्रैक्ट हो जाता है ना, कि ये वस्तु मेरी है, मैं ही इससे क्या करूँगा, खेलूँगा। तो उसकी अस्थाई बन गया कि मतलब ये वस्तु मेरी है, मैं इससे खेलूँगा, ठीक है। तो उसके अंदर इंट्रैक्ट हो रहा है, तो ये चारों बातें याद कर लीजिएगा, सिंपल है, आसान भाषा में बता रहे हैं, इतने कम समय में कोई नहीं बताने वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीववाद, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक जीववाद क्या होता है, जो बच्चा सजीव और निर्जीव में फर्क नहीं कर पाता। जैसे कोई बच्चा मान के चलिए कि आप कोई यहाँ पर डॉल रख देते हो, निर्जीव हो गई, ठीक है, निर्जीव हो गया, डॉल तो क्या हो गया, निर्जीव हो गया। वैसे ही छोटा बच्चा हो गया, सजीव हो गया, तो दोनों से मतलब छोटे बच्चे से भी उतना खेलेगा, लेकिन निर्जीव से ज़्यादा खेलेगा, उसको जानेगा कि ये भी तो उसी तरह है ना। तो निर्जीव और सजीव में फ़र्क नहीं कर पाता है, ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। छोटा बच्चे की बात हो रही है, मतलब मान के 2 से 7 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। अहम केंद्रीय भावना क्या होती है, अहम केंद्रीय भावना क्या होती है, जब बच्चा शुरू कर देता है ना, कोई कार्य जब शुरू करता है तो उस पर सोच, मतलब इतना सोचता है, अपने आप को उस पर केंद्रित कर देता है। अहम केंद्रित मतलब खुद मैं केंद्रित हो रहा हूँ ना, अहम केंद्रित, तो अहम केंद्रित अवस्था होती है। थे आगे देखिए, उसके बाद प्रत्यक्ष चिंतन, मतलब जो वस्तु उसके सामने होगी, प्रत्यक्ष मतलब क्या होगा, सामने। तो बच्चा 2 से 7 वर्ष के बच्चे में क्या होगा, जब जो उसके सामने वस्तु होती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर देता है। और मुद्रा संपत्ति क्या होता है, मुद्रा संपत्ति का मतलब यही होता है कि जो बच्चा क्या करता है, जो बच्चा मतलब पैसा रुपया जो होता है ना, जैसे मान के चलिए आप एक रुपये के सिक्के, मतलब 100 ले लेते हैं, 100 रुपया हो गया, और एक 100 रुपये की नोट लाते हो, तो 1 रुपये का सिक्का तो बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन 100 रुपये की एक ही नोट हो जाएगी। तो उसको ये नहीं समझ में आता है, अगर 110 रुपया भी नोट का रख दोगे तब भी वो सिक्के के पास जाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि सिक्का जो है बहुत अधिक है, जबकि वो क्या है, 100 रुपया जो वो बहुत कम है, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो मुद्रा संपत्ति का जो भार होता है उसको समझ में नहीं आता, मुद्रा संपत्ति, ठीक है। तो ऐसे भी याद करें, मुद्रा संपत्ति कभी भी पूछेगा तो ये कर लीजिए। यहाँ एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, यहाँ पर अपलटावी गुण, अपलटावी गुण क्या होता है, अपलटावी गुण का मतलब होता है उसमें पलटने की भावना कम होती है। जैसे मान के चलो आप 4+4, ठीक है, 4+4 का मतलब क्या है, जैसे ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर 2+8, 2+8 कितना होगा, 10 होगा, ये तो आप समझ गए। लेकिन वहीं आप करें देंगे यहाँ पर कर देंगे 8-2, पलट दिया आपने संख्या। अब ये चीज़ नहीं कर पाता है, अब उसको बताएंगे घटाने के बारे में, तब जान पाएगा। वैसे ही कर देंगे 8, ठीक है, वही कर देंगे
8/2 तो भी नहीं समझ पाएगा। तो पलटने की भावना आगे पीछे अगर वही संख्या कर देते हो तो वो नहीं समझ पाता है, ठीक है। चलो अगली अवस्था देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों अगर बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक पलटावी गुण आ जाता है, संख्याओं को उलटना पलटना उसके पास। अग्नात्मक तरीका, अग्नात्मक तरीका मतलब कि बच्चे उदाहरण देकर आप सिखाते हो तो सीखना शुरू कर देते हैं। प्रत्यक्ष चिंतन, जो वस्तु उसके सामने होती है उसमें चिंतन करना शुरू कर देता है। चिंतन का मतलब क्या, मतलब मान के चलिए कि कोई ट्रेन रेलगाड़ी चल रही है, तो ये ट्रेन गाड़ी कहाँ से आती होगी, कैसे आती होगी, ये कैसे चल रही है, इसको चलाने वाला कौन होगा, तो उसके सामने जो है उसी के बारे में वो सोच रहा है, ठीक है। तार्किक चिंतन की अवस्था मतलब बच्चा तर्क करना चालू कर देता है, ठीक। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और लास्ट अवस्था है औपचारिक या अमूर्त, ठीक है, ये औपचारिक या अमूर्त। निगनात्मक तरीका का मतलब क्या होता है, अब इस अवस्था में जब बच्चा आ जाएगा तो इस अवस्था में बच्चा नियम की ओर चलना शुरू करता है। ये 12 वर्ष की अवस्था होती है, 12 वर्ष के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। तो 12 वर्ष के बाद अवस्था कौन सा, निगनात्मक तरीका। औपचारिक चिंतन, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब कि जो वस्तु बच्चे के सामने न भी हो उसके बारे में भी सोच रहा है। जैसे मैंने बताया ट्रेन का उदाहरण दिया, तो ट्रेन चल रही है, कहाँ से आ रही नहीं सोच पाया कि अब ये ट्रेन चल रही है, तो ये ट्रेन आ रही है आपकी बनारस, कहाँ जाएगी, दिल्ली। तो अब उसको समझ में आ रहा है जो चीज़ उसके सामने नहीं है बनारस दिल्ली, फिर भी उसके बारे में सोच रहा है, तो कहीं से उसके अंदर परिपक्वता आ गई, मैच्योरिटी आ गई है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे जो है अवस्था परिपक्वता की अवस्था, तो सिंपल है, परिपक्व हो जाएगा। और यह चिंतन की सर्वोच्च अवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चा 12 वर्ष के बाद इसकी अवस्था, उसका माइंड डेवलप हो जाता है, हर चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ठीक। देखो संवेदी गामा की अवस्था जो होती है, थोड़ी सी आपको बस बता दें, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जो संवेदी गामक अवस्था होती है ये 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक जो होती है 2 से 7 वर्ष होती है। मूल संक्रियात्मक जो होती है वो 7 से 12 वर्ष होती है। और लास्ट जो होती है आपकी 12 वर्ष के बाद होती है, ठीक है। तो दोस्तों टॉपिक कैसी लगती है, टॉपिक अच्छी लगती है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जस्ट अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।